हेलो स्टूडेंट्स, विराट आईएएस एकेडमी पे आपका स्वागत है। और आज हम ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स। तो आइए देखिए, आपने नाम तो बहुत सुना होगा साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स का, और बहुत बार आपने अलग अलग नाम सुने होंगे साइक्लोन के। फॉर एग्जांपल साइक्लोन फॉनी, साइक्लोन अम्फान, नरगिस एक्सेट्रा, जितने भी हैं। आज हम देखेंगे वो एक्चुअली होते क्या हैं और बनते किस तरह से हैं। देखिए स्टूडेंट्स, साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स दे आर नथिंग बट ये क्या हैं, लो प्रेशर। साइक्लोन क्या है? लो प्रेशर सिस्टम है। ऑन द अदर हैंड एंटी साइक्लोन है हाई प्रेशर सिस्टम। ओके स्टूडेंट, साइक्लोन है लो प्रेशर सिस्टम और एंटी साइक्लोन है जैसे इसका उल्टा होता है हाई प्रेशर सिस्टम। अब देखिए ये होता क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे साइक्लोन। ठीक है, देखिए मान लेते हैं ये एक सरफेस है, ये एक आपकी सरफेस है। ठीक है, और मान लेते हैं यहाँ पर जो है इंटेंस सोलर रेडिएशन पड़ रही है, मतलब यहाँ पर सूरज की रोशनी पड़ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर गर्मी हो गई। अब उस गर्मी की वजह से क्या होगा, आपकी जो हवा है वो ऊपर उठेगी। हवा क्या है? ऊपर उठेगी। हवा के ऊपर उठने से आप देखोगे जब हवा ऊपर उठेगी तो यहाँ पर एयर की डेंसिटी कम हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पर एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, मैंने क्या बोला? सन की रेज पड़ रही हैं, यहाँ पर गर्मी होगी, गर्मी की वजह से हवा ऊपर उठेगी, हवा के ऊपर उठने की वजह से तो यहाँ पर एयर का जो प्रेशर होगा वो कम हो गया। नाउ इस एयर के लो प्रेशर होने की वजह से इसके कंपैरिजन में कहीं पर मान लेते हैं, इसके कंपैरिजन में कहीं पर हाई प्रेशर भी होगा। तो होगा क्या स्टूडेंट? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलेंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की हवाएं चलेंगी, और इसी सिस्टम को हम कहते हैं लो प्रेशर सिस्टम और साइक्लोन। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब देखिए, इसको अगर हम दूसरे मोड में देखें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपका लो प्रेशर है, इसके कंपैरिजन में कहीं पर आपका हाई प्रेशर होगा। फॉर एग्जाम्पल हाई प्रेशर है, मैं इसको ऐसे ही बना रहा हूँ। ठीक है, तो क्या होगा स्टूडेंट? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलेंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलेंगी। ये हम देखें ऊपर से देख रहे हैं और ये हम साइड से देख रहे हैं। साइड से देखने में हमको जो है हाई टू लो प्रेशर हवाएं दिख रही हैं, और जब हम ऊपर से देख रहे हैं हमको जो है इस तरह से कुछ दिखाई देगा। नाउ अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना आता है जिसको हम बोलते हैं कोरियोलिस इफेक्ट या कोरियोलिस फोर्स। अब यहाँ देखिए, कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स बेसिकली वो फोर्स होता है जो कि एक जूडो फोर्स होता है। कोरियोलिस फोर्स होता है एक जूडो फोर्स। जूडो फोर्स का मतलब होता है फॉल्स फोर्स, मतलब ये कोई फोर्स नहीं है लेकिन ऐसा लगता है कि ये फोर्स लग रहा है। ओके स्टूडेंट, अब ये जो जूडो फोर्स होगा, ये जूडो फोर्स लगता है एक रोटेटिंग ऑब्जेक्ट पे, रोटेटिंग ऑब्जेक्ट पे लगेगा। और हमको पता है कि अर्थ रोटेट कर रही है, तो इसका मतलब एक रोटेटिंग अर्थ पर एक जूडो फोर्स लगेगा, जिसको हम बोलेंगे कोरियोलिस फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें कोरियोलिस फोर्स में होता क्या है। कोरियोलिस फोर्स में डिफ्लेक्शन होता है। क्या हो जाएगा? डिफ्लेक्शन हो जाएगा। और देखिए, मान लेते फॉर एग्जाम्पल ये एक अर्थ है। ठीक है, अर्थ रोटेट कर रही है। आपको पता है कि अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है। तो इस रोटेटिंग फ्रेम में हम देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हवाएं चल रही हैं
तो उन पे एक डिफ्लेक्टिव फोर्स लगेगा। डिफ्लेक्टिव फोर्स का मतलब अगर हवाएं जो हैं जिस डायरेक्शन में चल रही हैं वो अपने रास्ते से भटक जाएंगी, उसमें डिफ्लेक्शन देखा जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कोरोलिस फोर्स क्या होता है तो आप बोलेंगे स्टूडेंट्स, कोरोलिस फोर्स एक सूडो फोर्स है जिसमें जो है डिफ्लेक्शन महसूस किया जाता है किसी बॉडी में। अब क्योंकि यहाँ पर हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी में यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा विंड्स पर। विंड्स क्या है? जब एयर मोशन में होती हैं उसे हम विंड्स कहते हैं। इसका मतलब साइक्लोन और एंटी साइक्लोन के रिस्पेक्ट में जो विंड्स मूव कर रही हैं उन पे एक सूडो फोर्स लग रहा है जिसको हम बोल रहे हैं कोरियोलिस फोर्स। इतना आपको समझ में आया स्टूडेंट्स? अब कोरियोलिस फोर्स में डिफ्लेक्शन देखा जाता है और क्योंकि हमारी अर्थ है, नाउ दिस इज इक्वेटर, ये है आप, ये हो गया आपका नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल, ये हो गया आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये हो गया आपका सदर्न हेमिस्फीयर। अब स्टूडेंट्स क्या होगा, देखिए कोरियोलिस फोर्स ने तो ये बता दिया कि डिफ्लेक्शन होगा, लेकिन उस लॉ से हम ये नहीं जान पाएंगे कि डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में होगा ना। उसकी डायरेक्शन जानने के लिए एक और लॉ होता है, उसको हम बोलते हैं फेरेल्स लॉ। क्या बोलेंगे हम? फेरेल्स लॉ। फेरेल्स लॉ क्या कहता है? फेरेल्स लॉ कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो वो कोरियोलिस फोर्स की वजह से अपने राइट में डिफ्लेक्ट हो जाएगा, और अगर वो सदर्न हेमिस्फीयर में है तो वो अपने डायरेक्शन से लेफ्ट में डिफ्लेक्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट? देखें फेरेल्स लॉ क्या कहता है। फेरेल्स लॉ कहता है, पहले तो ये फेरेल्स लॉ किसके लिए है? ये डायरेक्शन बताने के लिए होता है, उसकी दिशा बताने के लिए होता है। किसकी दिशा? कि जो डिफ्लेक्शन होगा वो किस दिशा में होगा। फेरेल्स ने ये बताया कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर कोई बॉडी चल रही है तो उसमें डिफ्लेक्शन उसकी जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसके राइट में होगा, और सदर्न हेमिस्फीयर में जो डिफ्लेक्शन होगा वो उसके लेफ्ट में होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हूँ और मान लेते हैं कि यहाँ पर एक लो प्रेशर है, तो हवाएं मान लेते हैं, अभी हमने देखा था हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आएंगी। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में फेरेल्स लॉ के अकॉर्डिंग डिफ्लेक्शन राइट में होगा। तो देखें स्टूडेंट्स, मेरे हाथ में ये पेन है, ठीक है, तो मेरे इस समय राइट हैंड में पेन है, तो इसका राइट किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। तो उसका मतलब क्या है? जो विंड सीधी आ रही थी, जो हवाएं सीधी आ रही थी, वो तुम्हारी डिफ्लेक्ट होके आएंगी। ओके स्टूडेंट्स, मतलब विंड्स ने आना हाई प्रेशर से लो प्रेशर ही है, लेकिन जो वो पाथ फॉलो करेंगी वो एक डिफ्लेक्टेड पाथ होगा। क्योंकि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं तो विंड्स का डायरेक्शन उसके राइट में डिफ्लेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली इसका जो डिफ्लेक्शन है वो इसके राइट में होगा। इसका डिफ्लेक्शन, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे खड़ा होता हूँ, इस तरफ हो जाएगा, तो इसका मतलब ये इस तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी और ये ऐसे में डिफ्लेक्ट होगी। इसमें एक चीज़ आप देख लेंगे, सारे की सारी विंड जो हैं वो कहाँ आ रही हैं? टुवर्ड्स द लो प्रेशर आ रही हैं। इसका मतलब क्या है? जो विंड्स हैं वो तुम्हारे लो प्रेशर की ओर आएंगी, लेकिन क्या है? वो घूम के आएंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे इसका डायरेक्शन कैसा है। इसका डायरेक्शन हम देखेंगे, इट इज एंटी क्लॉकवाइज। इट इज एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड्स जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाती हैं, या जिसको हम बोल रहे थे साइक्लोन, तो विंड जो हैं अपने राइट में डिफ्लेक्ट होंगी। तो इसका मतलब क्या है? ये हवाएं ऐसे घूमने लगेंगी। इन्होंने जाना कहाँ? इन्होंने जाना लो प्रेशर में ही है, लेकिन डिफ्लेक्शन की वजह से, बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स, ये डिफ्लेक्ट हो गई। और फेरेल्स लॉ ने हमें बताया कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा? राइट में डिफ्लेक्ट होंगी। तो हमारा जो साइक्लोन होगा, ठीक है, ये घूमेगा। ये कैसे घूमेगा? इट विल रोटेट इन द एंटी क्लॉकवाइज मैनर। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब यहां देखें, अगर इसी सिस्टम को हम सदर्न हेमिस्फीयर में देखें
तो सदर्न हेमिस्फीयर में हमको कैसा दिखाई देगा? देखिए, सदर्न हेमिस्फीयर में विंड्स अपने लेफ्ट में डिफ्लेक्ट होंगी, तो इसका लेफ्ट किधर होगा? इसका लेफ्ट ऐसे होगा, इसका लेफ्ट इस तरफ और इस तरफ। अब यहां देखें, यहां पर जो है विंड्स आएंगी लो प्रेशर की ओर, लेकिन क्या है, ये जो है कैसे आएंगी? इट इज क्लॉकवाइज। इसका डायरेक्शन क्या है? इट इज क्लॉकवाइज। तो आपने देखा स्टूडेंट्स, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन, जो साइक्लोनिक विंड्स हैं, जो हवाएं हैं, व्हाट इज साइक्लोन? लो प्रेशर। लो प्रेशर की हवाएं आएंगी, कैसे आएंगी? डिफ्लेक्ट होकर के आएंगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। वो अपने राइट में डिफ्लेक्ट होंगी और उसका जो रोटेशन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज मैनर में होगा, और सदर्न हेमिस्फीयर में उस साइक्लोन का डिफ्लेक्शन क्लॉकवाइज मैनर में होगा, मतलब वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। अब स्टूडेंट्स, कभी आप पे सवाल आए कि 0 डिग्री पर क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है 0 डिग्री पर साइक्लोन नहीं आता है, क्योंकि वहां पर डिफ्लेक्शन फोर्स 0 होती है। मतलब एट द इक्वेटर पर कोरियोलिस फोर्स जो है वो कितनी है? वो है 0। तो जब कोरियोलिस फोर्स 0 होगी तो डिफ्लेक्शन नहीं देखा जाएगा। डिफ्लेक्शन नहीं देखा जाएगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स? तो इक्वेटर पर साइक्लोन नहीं आएगा, ना तो यहाँ पर क्लॉकवाइज और ना ही एंटी क्लॉकवाइज मैनर में वो रोटेट करेगा। तो इसका मतलब इक्वेटर में साइक्लोन के होने की संभावना 0 होती है। क्यों होती है? क्योंकि कोरियोलिस फोर्स वहाँ पर 0 है। इतनी बात आपको मेरी समझ में आ गई। अब हम इसके आगे चलेंगे। तो साइक्लोन हमने देखा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा था, और सदर्न हेमिस्फीयर में वो क्लॉकवाइज मैनर में वो रोटेट कर रहा था। देखें, अलग अलग रीजन्स में वर्ल्ड के इन साइक्लोन्स को या इन लो प्रेशर सिस्टम को अलग अलग नामों से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इंडियन ओशन की बात करें तो इनको डिप्रेशंस भी कहा जाता है, इनको डिप्रेशंस और सिंपली साइक्लोन्स भी कहा जाता है। अगर हम कैरिबियन नेशंस की बात करें तो इन्हीं लो प्रेशर सिस्टम को हम हरिकेन्स के नाम से जानते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? हरिकेन्स। जब यही फिनोमेना तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया में देखा जाएगा तो इसको हम बोलेंगे विली विली। ओके स्टूडेंट्स। और जब यही फिनोमेना हमारा चाइना सी में देखा जाएगा, दैट इज साउथ चाइना सी, तो इसको हम कहेंगे टाइफून्स। क्या कहेंगे? टाइफून्स। तो सिस्टम एक ही है, दैट इज लो प्रेशर सिस्टम, बट क्योंकि अलग अलग रीजन में हो रहा है तो इनके नाम अलग अलग हैं। इंडियन ओशन में डिप्रेशंस और साइक्लोन्स, इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रॉपिकल डिप्रेशन और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी कह सकते हैं। कैरिबियन में इसको हरिकेन्स, ऑस्ट्रेलिया में विली विली और चाइना सी में टाइफून्स। अब हम यहां पर देखेंगे एंटी साइक्लोन की फॉर्मेशन किस तरह से होती है। ठीक है, देखें एंटी साइक्लोन। देखें, साइक्लोन में लो प्रेशर था, होगा क्या? यहां पर सपोज ग्राउंड है आपका, दिस इज ग्राउंड। अगर मान लेते हैं कहीं पर ठंड पड़ रही है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तो ठंडी हवा आपको पता है वो बैठेगी, इट विल सिंक, और उसके बैठने के ही साथ साथ उस रीजन में जब हवा बैठेगी तो वहाँ पर एक हाई प्रेशर, जब हवा बैठेगी तो क्या हो जाएगा? एक हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। नाउ इस ग्राउंड के कंपैरिजन में अगर यहाँ पर हाई प्रेशर है तो उसके कंपैरिजन में कहीं पर लो प्रेशर भी होगा। तो क्या होगा स्टूडेंट्स? एंटी साइक्लोन में हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएंगी,
मतलब सेंटर से वो बाहर की तरफ जाएंगी। जब हमने साइक्लोन देखा था, साइक्लोन में क्या हो रहा था स्टूडेंट्स, लो प्रेशर था सेंटर की ओर और हाई प्रेशर जो है इसके एडजस्टमेंट में था। तो हवाएं क्या थी, हवाएं जो हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर, मतलब बाहर से सेंटर की ओर और यहाँ से सेंटर से बाहर की ओर। दोनों में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट्स, हमेशा हाई एयर जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर ही मूव करेगी, लो टू हाई नहीं जाएगी। इसको आप ऐसे सोच सकते हैं, पानी ऊपर से नीचे गिरेगा फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल, उसी तरीके से हवा भी आपकी हाई प्रेशर से लो प्रेशर ही मूव करेगी। अब इन द एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाएगा हवा, और इस डायग्राम को अगर हम ऊपर से देखेंगे तो स्टूडेंट्स हमें कैसा दिखाई देगा, हाई से लो की ओर। तो हवाएं सेंटर से हमको बाहर आती हुई दिखाई देंगी। अब यहाँ देखें, यहाँ पर फिर जब हवाएं मूव करेंगी बाहर तो क्या होगा, यहाँ पर हम फिर से फेरेल्स का लॉ लगाएंगे और यहाँ पर हम फिर से कोरियोलिस फोर्स देखेंगे। अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं स्टूडेंट्स, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड्स का डिफ्लेक्शन उसके राइट में होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ना। तो अब देखें, इसका राइट किधर होगा, इसका राइट इस तरफ होगा, इसका राइट इस तरफ होगा, इसका राइट ऐसे होगा। यहां पर अब देखें, सेंटर से हवाएं बाहर की ओर मूव कर रही हैं। नाउ इसका रोटेशन कैसा है, इसका रोटेशन क्लॉकवाइज है। तो हम देखेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी साइक्लोन कैसे मूव करेगा, रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज मैनर में रोटेट करेगा। नाउ अगर स्टूडेंट्स हम सदर्न हेमिस्फीयर में होते तो क्या होता, तो देखें सदर्न हेमिस्फीयर में हवाएं ऐसे फॉर एग्जांपल ऐसी जा रही हैं हवाएं, तो सदर्न हेमिस्फीयर में विंड का डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स इट्स लेफ्ट होगा। तो लेफ्ट किधर है, इधर है इसका लेफ्ट, इधर है इसका लेफ्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये किस तरीके से मूव कर रहा है। इट इज रोटेटिंग इन एन एंटी क्लॉकवाइज मैनर। तो हम देखेंगे एंटी साइक्लोन सदर्न हेमिस्फीयर में कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मैनर में रोटेट कर रहा है। तो हमने देखा साइक्लोन और एंटी साइक्लोन फॉर्मेशन में, साइक्लोन में जहां पर लो प्रेशर सिस्टम था, हवाएं बाहर से अंदर की ओर आ रही थी, वहीं पर ठीक है, वहीं पर आपका इसको वो कर लेना है, ठीक है, वहीं पर एंटी साइक्लोन में हवाएं सेंटर से बाहर की ओर निकल रही हैं, सेंटर से बाहर की ओर निकलेंगी और वो कैसे रोटेट करेगा, डिपेंडिंग ऑन देयर रिस्पेक्टिव हेमिस्फीयर। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। तो हमने देखा साइक्लोन हाई से लो प्रेशर आ रहा है, हाई से लो प्रेशर ये साइक्लोन है, और एंटी साइक्लोन ये भी हाई से लो जाएगा, लेकिन क्या होगा, सेंटर से बाहर की ओर निकलेगा। अब यहां पर एक फिनोमेना देखेंगे, जब हवाएं नीचे से ऊपर जाएंगी, जब हवाएं नीचे से ऊपर जाएंगी स्टूडेंट्स, और अगर इसमें मॉइस्चर है, फॉर एग्जाम्पल ये ओशन में है, सीज में है, कहीं पर भी है, हवा में मॉइस्चर है, तो जब हवा ऊपर जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो ठंडी होगी। हवा के ठंडा होने से हम देखेंगे क्या होगा, यहाँ पर कंडेंसेशन होगा, और कंडेंसेशन होने से क्या हो जाएगा, हम देखेंगे क्लाउड फॉर्मेशन देखा जाएगा। तो हो क्या रहा है स्टूडेंट्स, साइक्लोन में जब हवाएं जो हैं बाहर से सेंटर की ओर आ रही हैं, बाहर से सेंटर की ओर आ रही हैं, तो वो हवाएं उठ रही हैं, उनके उठने के साथ साथ हवा ठंडी हो रही है, कंडेंसेशन हो रहा है, और कंडेंसेशन का रिजल्ट क्या होगा, वी गेट द क्लाउड फॉर्मेशन। अब यहाँ पर जब क्लाउड होगा, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर बारिश वारिश देखी जाएगी,
और हवाएं जो हैं तेज चल रही हैं, तो हम देखेंगे यहाँ पर हमारा जो एयर है वो क्या हो गई, अनस्टेबल हो गई। सो इन द साइक्लोनिक कंडीशंस जो हमारे एयर है वो अनस्टेबल हो जाती है। अनस्टेबल इन द सेंस दैट वो ग्राउंड से ऊपर की ओर मूव करेगी और बहुत ज़्यादा जो है आपका क्या देखा जाएगा, क्लाउडीनेस देखी जाएगी आपके बहुत ही स्टॉर्मी वेदर देखा जाएगा, बहुत ही आंधी तूफान। जब तुम्हारा क्लाउडीनेस होगी तो यू विल गेट द थंडर्स एंड लाइटनिंग। ओके स्टूडेंट्स, मतलब बिजली भी चमकेगी आपकी। ओके, तो हमारा यहाँ पर एयर अनस्टेबल हो गई। अगर हम देखेंगे एंटी साइक्लोन में क्योंकि हवाएं बैठ रही हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर अगर इसमें मॉइस्चर भी है तो इसके क्लाउड नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि जब हवा बैठती है तो उसमें क्या हो जाती है, वो हवा हीटअप हो जाती है। तो बैठती भी हवा हीटअप हो जाएगी और जब हवा गर्म होगी उसमें कंडेंसेशन नहीं देखा जाएगा। तो एंटी साइक्लोनिक कंडीशन में क्या होगा, जब हवा बैठेगी तो मौसम कैसा रहेगा, एकदम क्लियर रहेगा, एकदम क्लियर, आपका क्लियर स्काई रहेगा और हम बोलेंगे वेदर बहुत ही फाइन है, बहुत साफ है। हवा फ्लो करेगी, ठंडी हवा फ्लो करेगी और हम बोलेंगे एयर कैसी है, एयर स्टेबल हो गई है। तो जब एयर की स्टेबिलिटी की बात आएगी तो हम देखेंगे स्टेबिलिटी कब होगी, स्टेबल कब होगी, जब हवा बैठेगी, क्योंकि वो हीट अप हो रही है। तो एंटी साइक्लोन में फाइन वेदर रहेगा और स्टेबल होगा। वेयर इन द साइक्लोनिक कंडीशन क्या होगा, हवाएं ऊपर उठेंगी, वो ठंडी होंगी, क्लाउड फॉर्मेशन होगा, ठीक है, बादल बनेंगे अच्छे खासे, स्टॉर्म रहेगा, थंडर एंड लाइटनिंग देखी जाएगी। और यहाँ पर जो एयर है वो अनस्टेबल है। तो यहाँ पर एयर स्टेबल इक्विलिब्रियम में है और यहाँ पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो जब भी आप देखेंगे इंडिया में बे ऑफ बंगाल हो गया या आपका अरेबियन सी हो गया, वहाँ पर जब जब साइक्लोन आते हैं तब तक वो अपने साथ बहुत ज़्यादा डिवास्टेशन लेके आते हैं। और हम देखते हैं कि ये साइक्लोन क्या करते हैं, ओशन से या सी से लैंड की ओर मूव करते हैं और क्योंकि इनमें स्पीड बहुत ज़्यादा होती है इसीलिए ये दे आर वेरी डिवास्टेटिंग। साइक्लोन जब ओशन से लैंड की ओर मूव करता है उसको हम बोलते हैं लैंडफॉल। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, लैंडफॉल। अब अगर आपसे पूछेंगे एग्जाम में ये एक लैंड है और मान लेते हैं ये आपका एक सी है, तो साइक्लोन कहाँ पर ज़्यादा डिवास्टेटिंग होगा, मतलब कहाँ पर वो ज़्यादा फोर्सफुल होगा, लैंड में कि सी में? देखेंगे लैंड में जब हवाएं ऊपर उठेंगी तो क्योंकि इसमें मॉइस्चर जो है, मॉइस्चर बहुत ही कम है आपका, तो मॉइस्चर जितना कम होगा तो उसमें बादल कम बनेंगे। बादल कम बनेंगे तो आपका वेदर जो है स्टॉर्मी तो रहेगा लेकिन उतना ज़्यादा बारिश नहीं देखी जाएगी या बहुत ही कम बारिश देखी जाएगी। वेयर एज इन द सी, क्योंकि सी क्या करता है, सी में आपका बहुत ज़्यादा पानी है, जब वाटर इवेपोरेट होगा हवा ऊपर जाएगी, तो क्योंकि यहाँ पर जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा उतना ज़्यादा कंडेंसेशन होगा, जितना ज़्यादा कंडेंसेशन होगा उतना ज़्यादा हमारी क्लाउड फॉर्मेशन देखी जाएगा और जितना ज़्यादा क्लाउड फॉर्मेशन होगा उतना ज़्यादा आपका लाइटनिंग एंड थंडर देखा जाएगा। तो इसका मतलब समुद्र के ऊपर या सी के ऊपर जो साइक्लोन है वो बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग होगा, वेरएज लैंड में अगर वो होगा तो हवाएं जस्ट रैंडम, मतलब आपकी हवाएं सेंटर की ओर चलेंगी लेकिन वो उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होगा। इसलिए हम देखते हैं स्टूडेंट्स, आपका जितने भी साइक्लोन्स हैं वो तुम्हारे सी में आते हैं। बे ऑफ बंगाल हो गया, इंडियन ओशन हो गया, या आपका अरेबियन सी हो गया, साउथ चाइना सी हो गया, इज इट क्लियर, नॉर्थ अटलांटिक में आ गया आपके, तो वहाँ पर वो इसलिए ज़्यादा इतने डिवास्टेटिंग होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ओशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा पानी है, पानी से ज़्यादा मॉइस्चर बनेगा और उससे वो कंडेंसेशन ज़्यादा होगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट? नाउ
फॉर एग्जाम्पल ये इंडिया है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज इंडिया, ठीक है। ये आपका है बे ऑफ बंगाल और ये है आपका अरेबियन सी, दिस इज योर अरेबियन सी। देखें, अगर एग्जाम में आपका आता है कि साइक्लोन, देखो साइक्लोन कहाँ आएगा, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, लेकिन साइक्लोन की इंटेंसिटी ज़्यादा या उसका जो है फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कहाँ होगी, तो हम बोलेंगे बे ऑफ बंगाल रीजन में वो जो साइक्लोन है वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट आते हैं। ऑन द अदर हैंड अरेबियन सी में भी साइक्लोन आते हैं, लेकिन यहाँ पर इनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम होती है। तो इन टर्म्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी अरेबियन सी जो है उसमें आपका कंपैरेटिवली साइक्लोन कम देखे जाएंगे एज कंपेयर टू बे ऑफ बंगाल। नाउ कुछ सालों से हम देख रहे हैं बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अरेबियन सी में साइक्लोन की फॉर्मेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ गई है। तो हम देखते हैं कुछ सालों से अरेबियन सी में भी साइक्लोन बन रहे हैं। और ऑन द अदर हैंड हम देख रहे थे पहले क्या होता था, पहले आपका बे ऑफ बंगाल में आते थे, हालांकि अभी भी आते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं बे ऑफ बंगाल के साथ साथ अरेबियन सी में इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो गई है। तो हम देख रहे हैं बिकॉज ऑफ द ग्लोबल कार्बन एमिशन, तो कार्बन एमिशन से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग आ रही है। हम देखेंगे जैसे ही वार्मिंग आएगी, गर्म होगा, तो यहाँ पर पानी में क्या हो जाएगा, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। और अभी हमने देखा स्टूडेंट्स, लो प्रेशर इज नथिंग बट साइक्लोन। तो पानी में साइक्लोन ज़्यादा डिवास्टेटिंग हो गया एज कम्पेयर टू द लैंड। सो दैट्स वाई स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर था आपको ये बताने के लिए था कि व्हाट इज साइक्लोन एंड व्हाट आर साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स। और हमने लास्ट में ये भी देखा कि उनकी जो इंटेंसिटी है और उनका जो फ्रीक्वेंसी है वो कहाँ पर ज़्यादा आएगा। आप हमारे चैनल पे अभी नए हैं तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स।